मैं डॉक्टर नीरा रस्तोगी, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आज बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को मानव प्रजाति के वर्गीकरण के जो आधार हैं उस पर चर्चा करूंगी। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण की कसौटी उनके शारीरिक लक्षणों के आधार पर निश्चित की जाती है। प्रजाति वर्गीकरण की एक सीमा होती है। केवल बाह्य शारीरिक लक्षणों के आधार पर ही प्रजातियों का वर्गीकरण होना चाहिए, क्योंकि वातावरण के परिवर्तन से या ग्रंथि रस आदि के कारण जो परिवर्तन मनुष्य के शरीर में होते हैं वह केवल बाहरी लक्षणों में होते हैं। ऐसा देखा जाता है कि सभी प्रजातियों में बौद्धिक विकास करने की क्षमता समान होती है। अतः बुद्धि परीक्षणों तथा शिक्षा परीक्षणों ने यह सिद्ध भी कर दिया है कि बुद्धि, शिक्षा और नैतिकता के गुण सभी प्रजातियों में समान होते हैं। इसलिए शारीरिक लक्षणों के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण करना चाहिए। प्रजातियों के शारीरिक लक्षण। मानव प्रजातियों का वर्गीकरण करते समय यह बात ध्यान रखने योग्य है कि शारीरिक बनावट के केवल एक या दो लक्षणों को प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार नहीं बनाना चाहिए। शरीर के बाहरी लक्षणों में से अधिकाधिक लक्षणों को प्रजातियों वर्गीकरण का आधार बनाते हुए, जैसे सिर, बाल, नाक, त्वचा का रंग आदि कई लक्षणों पर विचार करना चाहिए। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि कोई एक लक्षण प्रायः कई विभिन्न प्रजातियों में एक समान मिल जाता है। उदाहरण के त्वचा का रंग बहुत से लोग प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार मान लेते हैं, परंतु एक ही प्रजाति में कई त्वचा वर्ण के लोग मिल जाते हैं। जैसे संसार में सबसे ज़्यादा लंबे कद के लोग डलमेशिया हैं, फिर भी उनके प्रजातीय लक्षण आल्प्स पर्वतीय प्रदेशों के लोगों से मिलते हैं, जबकि सामान्यतः उनका कद छोटा होता है। मनुष्य के कुछ दूसरे शारीरिक लक्षण भी हैं, जैसे त्वचा के वर्ण आदि, जो शारीरिक लक्षणों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। निम्नलिखित शारीरिक लक्षणों को प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार मानना चाहिए। नंबर 1, सिर की आकृति, बालों का अनुप्रस्थ काट, नाक की आकृति, त्वचा का रंग। प्रजातियों का वर्गीकरण करते समय किसी मानव वर्ग के व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या के औसत गुणों को ही आधार मानना चाहिए, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति एक दूसरे से बहुत भिन्न हो सकते हैं, परंतु औसत में अंतर कम होता है। जिन प्रजाति लक्षण के आधार पर मानव जातियों का वर्णन किया जाता है वह दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, बाह्य लक्षण और नंबर 2, आंतरिक लक्षण। बाह्य लक्षणों में त्वचा, बालों का रंग, बनावट, त्वचा का रंग, शरीर का कद, चेहरे की आकृति, आँखों का रंग और आकृति, नाक की बनावट आदि होते हैं। आंतरिक लक्षणों में शरीर की हड्डियों के ढांचों की नापें, सिर की खोपड़ी की लंबाई चौड़ाई का अनुपात, कपाल की ऊंचाई, नासा सूची, घातांक, कद आदि होते हैं। किसी मनुष्य का कपाल अनुपात नापने लिए कपाल की चौड़ाई में लंबाई का भाग देते हैं। इस नाप को ही सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। सिर की बनावट यानी शिरस्य सूचकांक। मनुष्य की प्राकृतिक रचना में शिरस्य सूचकांक सबसे अधिक स्थायी रहने वाला लक्षण है। शरीर के अंगों में परिवर्तन होने पर भी यह सबसे कम परिवर्तित होता है। इसे ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला है, शिरस्य सूचकांक = सिर की चौड़ाई × 100 सिर की लंबाई। जिसके कपाल की चौड़ाई 80% से कम होती है वह लंबे सिर वाले होते हैं या दीर्घ शिरस्य होते हैं। जिनके कपाल की चौड़ाई 80% से अधिक है उनको चौड़े सिर वाले या लघु शिरस्य कहते हैं। यदि सिर की लंबाई 100 इकाई है तो चौड़ाई उसका प्रतिशत भाग होती है। मानव जीवाश्म की इस बात से पुष्टि होती है कि लंबे सिर वाली प्रजातियां विकसित हुई हैं। आदि मानव जैसे जावा मानव या रोडेशियन मानव की खोपड़ियां सब दीर्घ कपाल हैं। उसके बाद मानव प्रजातियों जैसे नीग्रो, मेडिटेरेनियन और अल्पाइन के कपाल क्रम से अत्यधिक चौड़े होते गए हैं और उनकी कपालीय धारिता बढ़ती गई है। संसार की समस्त मानव प्रजाति का औसत शिरस्य सूचकांक 79 है। प्राचीन युग से वर्तमान की ओर संसार के लंबे कपाल वालों की अपेक्षा चौड़े कपाल वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। कपाल का उन्नतांशीय सूचकांक। कुछ खोपड़ियाँ मेहराबदार होती हैं, कुछ चौरस होती हैं। खोपड़ी के मेहराब की ऊंचाई के अनुसार मनुष्यों के 3 बड़े वर्ग हैं। 58 से कम ऊंचाई,
प्लेटीसेफालिक, 58 से 63 ऑर्थोसेफालिक, 63 से अधिक हिप्लीसेफालिक। प्लेटोसेफालिक लोगों के कपाल का ऊपरी भाग प्रायः चौरस होता है। आर्थोसेफालिक कपाल के खड़े व्यास और आड़े व्यास का सूचकांक 70 से 75 तक ही माना जाता है। नासा सूची या नासा सूचकांक, इसमें नाक की लंबाई और चौड़ाई का प्रतिशत होता है। चौड़ाई 85% से अधिक तो चौड़ी नाक, 75 से 85% तो मध्यम चौड़ी नाक और 70% से कम तो पतली नाक। साधारणतः सभी नेग्रोइड प्रजाति के लोग चौड़ी नाक वाले होते हैं। कॉकेशियन प्रजाति के लोग पतली नाक वाले और मंगोलियन प्रजाति में अधिकतर मध्यम चौड़ी नाक वाले होते हैं, परंतु नाक का सूचकांक वंशानुक्रम में इतना स्थायी नहीं होता जितना शिरस्सी सूचकांक। जबड़ों का फैलाव, नीग्रो लोगों के जबड़े अधिकतर आगे बढ़े हुए होते हैं, मंगोलियन प्रजाति के लोगों के मध्यम और कॉकेशियन लोगों के बहुत कम आगे निकले हुए जबड़े वाले होते हैं। कपाल की धारिता, कपाल की धारिता को उसमें सरसों या जल भरकर नापा जाता है। यूरोप में पुरुषों के कपाल की औसत धारिता 1450 घन सेंटीमीटर नापी गई और स्त्रियों की कपाल धारिता 1300 घन सेंटीमीटर। पूर्वी एशिया के पोलिनेशिया में भी यूरोपियन के समान धारिता है। निग्रो प्रजाति की कपाल धारिता कम है, ऑस्ट्रेलियाइट की लगभग 1300 घन सेंटीमीटर। नेग्रिटो प्रजाति के लोग नाटे कद के होते हैं और उनके मस्तिष्क का आकार भी छोटा होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कपाल धारिता का संबंध शरीर के आकार से है। पतले और छोटे शरीर वालों के कपाल की धारिता कम होती है, परंतु अल्पाइन और यूरोपीय लोगों का कद छोटा होते हुए भी उनकी कपाल धारिता नॉर्डिक लोगों से अधिक है। नेक्स्ट, बालों की बनावट। मानव प्रजाति के वर्गीकरण के लिए बाल भी मुख्य घटक हैं। कुछ विद्वानों ने इसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है। हेडन ने माना है कि बालों की आकृति प्रजाति के वंशानुक्रम में लगातार चलती जाती है और उस पर मनुष्य की आयु या नर नारी का भेद, जलवायु और भोजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी समान रूप से चलता है। बालों की आकृति इस बात पर निर्भर करती है कि प्रत्येक बाल की ऊर्ध्व काट में उनका व्यास कितना होता है। शरीर के चर्म में बाल की जड़ की थैलियाँ कितनी मुड़ी हुई हैं या सीधी हैं। नेग्रिटो प्रजाति के बाल की ऊर्ध्व काट 40 और मंगोल प्रजाति के बाल की ऊर्ध्व काट 80 होती है। नीग्रो प्रजाति के बालों की आकृति लहरदार न होकर छल्लेदार, कॉकेशियन प्रजाति की बालों की आकृति लहरदार और मंगोलियन प्रजाति के बाल सीधे होते हैं। शरीर का कद, प्रजातियों के वर्गीकरण करने में शरीर की ऊंचाई का नाप भी शामिल किया जाता है। 148 सेंटीमीटर से 158 सेंटीमीटर तक नाटा कद, 159 से 168 सेंटीमीटर मंझला कद, 169 से 172 लंबा कद और 172 सेंटीमीटर से बहुत लंबा कद से ऊपर वाला बहुत लंबा कद। पिग्मी लोग 159 सेंटीमीटर से कम और नाटे कद के होते हैं। चीनी लोग भी अधिकांशतः छोटे कद के होते हैं, परंतु उनमें कोई लंबे कद वाले भी होते हैं। शरीर की ऊंचाई पर जलवायु के प्रभाव अथवा वंश एवं भोजन और निवास की दशाओं का भी प्रभाव पड़ता है। नेत्र कोटर सूचकांक, नेत्र के गोलक छिद्र की लंबाई चौड़ाई का अनुपात या सूचकांक नेग्रिटो प्रजाति में लगभग 80, ऑस्ट्रेलाइड में 87, मेडिटेरेनियन में 88, अल्पाइन तथा मंगोलाइड में 95 से 99 तक होता है। त्वचा का रंग, मानव प्रजाति के दूर से ही दिखने वाले शारीरिक लक्षणों में कद के बाद त्वचा वर्ग का स्थान आता है। त्वचा के रंग के अलावा बालों का रंग, आँखों का रंग भी विचारणीय होता है। त्वचा के रंग के बहुत से भेद हैं और सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि रंग की मात्रा या संख्या बतलाई नहीं जा सकती। नेग्रिटो प्रजाति श्याम रंग, नीग्रो प्रजाति चॉकलेट से काला, ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति का रंग गहरे भूरे से जैतूनी तक होता है। मेडिटेरियन प्रजाति हल्के भूरे और गौड़ वर्ण की होती है और मंगोल प्रजाति गौड़ वर्ण की होती है। त्वचा के रंग पर जलवायु का प्रभाव पड़ता है, परंतु आँख का रंग और बालों का रंग वातावरण से प्रभावित नहीं होता। इसलिए ये दोनों लक्षण
मालूम करने के लिए उत्तम है, परंतु इनका वितरण बहुत संकुचित है क्योंकि नीली आंखें और सुनहरे बाल केवल उत्तरी यूरोप के निवासियों में ही होते हैं। मध्य यूरोप में उनका रंग बदल जाता है और भूरा रंग हो जाता है। कॉकेशियन प्रजाति के अलावा बाकी समस्त प्रजातियों में काले बाल और काली आंखें होती हैं। कुछ विशेष लक्षण। मानव प्रजाति में कुछ विशेष लक्षण भी होते हैं जो केवल विशेष प्रजातियों में पाए जाते हैं। उदाहरणार्थ मंगोलाइड प्रजाति के नेत्र तिरछे होते हैं, जिसके कारण यह उन नेत्रों के पलकों के मोड़ बहुत अधिक विकसित होते हैं। इसके अलावा मंगोल प्रजाति के गालों की हड्डियां उभरी हुई, नाक चपटी और मस्तक सपाट होते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में कुछ प्रजातियों की स्त्रियों के कूल्हों पर बहुत अधिक चर्बी इकट्ठी हो जाती है, जिससे उनकी बाहरी नितंबता कहलाती है। यह विशेषता बुशमैन और हॉटेंटॉट स्त्रियों में भी देखी जा सकती है। त्वचा का रंग, शिरस से सूचकांक, नासा सूची, बालों की आकृति, शरीर का कद ये स्थायी लक्षण हैं जो एक बार अलग होने के बाद अब स्थिर हो गए हैं। ये लक्षण युगों तक चले जाते हैं तथा प्रजातियों के मिश्रण होने के बावजूद काफ़ी सीमा तक शुद्ध रूप में जारी रहते हैं। धन्यवाद।